जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया हाय रब्बा सानू टुरना पिया जिन्ना राहां दी मैं वाट ना जाना ओनी राही मैनू टुरना पिया ओनी राही। आज़ादी की कीमत तो बहुत महंगी दोनों मुल्कों को पड़ी है। कभी भी ऐसा देखने में नहीं आया जहां के जनता इस बेरहमी के साथ एक जगह से दूसरी जगह गई हो। एक आदमी नहीं, हजारों हजारों लोगों के काफले, उनकी बैलगाड़ियां साथ होती थी, उनके पशु साथ होते थे, उनके बच्चे साथ होते थे। गाड़ियों में खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं था, लेकिन फिर भी जीटी रोड के ऊपर एक एक किलोमीटर से ज्यादा लंबे काफले थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक मुल्क से दूसरे में जाने लगे। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मुल्क इस तरह से तबाह हो जाएगा। और ये और कुछ नहीं था, एक तबाही थी जो कि अवॉइड की जा सकती थी। लोगों पर इसका ज़रा बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि अपरूट जो हो जाते हैं लोग, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर बहुत तल्ख यादें उनकी छोड़ जाता है। मंजर भोपाली मेरा सबसे पसंदीदा शायर है और उसका ये कहना मुझे अक्सर याद आता है कि वतन नसीब कहाँ अपनी किस्मतें होंगी, जहाँ भी जाएंगे हम साथ हिजरतें होंगी। Jagjit Singh Sani was about 10 to 11 years old when riots broke out in his hometown of Chakri, West Punjab, now in Pakistan. मार्च 1947 में हमारे यहाँ ज़्यादा टेंशन बिल्डअप हो गई। उस वक्त मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग ने कोई एजिटेशन चलाई थी पंजाब में ओवर द डिवीजन ऑफ एरियाज़ के कौन सा एरिया किस में जाएगा। देखा कि हमारे आसपास जो गांव हैं जहाँ दो दो चार चार फैमिलीज थी, उनके घर लूटने शुरू कर दिए, उनको मारना शुरू कर दिया, कत्ल भी हुए। और वो फैमिली से भाग के हमारे गांव में आने लगी कि हमारे गांव में ये सबको मालूम था कि यहाँ गुरुद्वारा बहुत मजबूत बना हुआ है। वो गुरुद्वारा विलेज के सेंटर में था, चारों तरफ पत्थर की दीवार थी और उसमें कोई ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडो भी नहीं थी। फर्स्ट फ्लोर पे एक दो विंडो थी और बाकी मजबूत बना हुआ था गुरुद्वारा और दूसरे घरों से अलग बना हुआ था। इसलिए ये सब ने महसूस किया कि यहाँ रिलेटिवली हम सेफ रहेंगे। तो वो भी रात को भाई घर पे ना सो, गुरुद्वारे में ही चले जाओ। और फिर ये एक दिन हमारे गांव में ये हम गुरुद्वारे में ही थे, सब लोग सुबह सुबह इकट्ठे हुए वहाँ पे। सुबह अभी घर में ही नहीं गए थे तो गुरुद्वारे में ही थे। तो ये शुरू हो गया लूट मार और मकानों को आग लगाना। सामने मस्जिद थी, मस्जिद की ऊपर जीने में बैठ के, मुमटी कहते हैं जिसमें, वहाँ बैठ के उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी। तो उस चीज़ को देखते हुए कई किस्म की बातें होने लगी कि औरतों और बच्चों को ख़त्म कर दिया जाए और ख़ुद जो जवान लोग हैं या बड़े हैं वो बाहर निकल जाएं और अपना लड़ कर मरें। ये स्कीम बन रही थी। तो सारा दिन ये बातें होती रहीं, सब कुछ। शाम को ये टेंशन और भी बढ़ गई। एक दिन की बात, मतलब लास्ट दिन की बात मैं बता रहा हूँ, पहले 4-5 दिन तो ऐसे निकल गए। तो ये टेंशन इतनी बढ़ गई कि एक फैमिली थी वहाँ पे, उनके एक बुजुर्ग थे, उनकी बहू थी उनके पास और अपनी बीवी थी, बहू थी और बहू के 3 बच्चे थे। तो वो अकेले थे मर्द। तो जब ये फैसला हुआ कि भाई बच्चों और औरतों को ख़त्म करें, तो उन्होंने ये पहल की और तलवार से अपने बीवी को, बहू को और के बच्चों को ख़त्म कर दिया।
ये सब के सामने हुआ, बिकाज गुरुद्वारे में तो जगह ही थोड़ी थी। सबने देखा, बच्चों ने भी देखा, हमने देखा। तो खैर उन्होंने फटाफट उनके ऊपर कपड़े वपड़े डाल दिए, लेकिन उसकी दहशत इतनी फैल गई, खास करके बच्चों और औरतों में, कि भाई हम अपने लोगों के हाथों ही मारे जाएंगे। मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं उस वक्त सिर्फ एक अंडरवेयर और एक बनियान पहने हुए था। गांव में बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं कोई, और हमारी मदर वहाँ पे नहीं थी। फादर तो होते ही नहीं, वो मुल्तान में थे, वो वहाँ सर्विस करते थे और वहाँ पे ही थे। वो वहाँ मारे गए 5 मार्च को, उनकी वहाँ मर्डर हुआ। तो हमारी मदर पंजा साहब गए हुई थी। तो यानी हमें घर में मैं मेरी सबसे बड़ी बहन ही थी, वो 2 साल 12-14 साल की वो थी। तो हमें कुछ संभालने वाला भी घर में नहीं था। तो हम ऐसे ही जैसे बच्चे गांव में खेलते रहते, उसी हालत में ही हम निकल आए। और कुछ सामान तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई चीज़ हमारे पास हो उठा के चलने के लिए। The next day, they were all rescued by the army. A few weeks later, Mr. Sani was united with his mother, and later they were brought to Dera Nanak Wal, a border town now in India. Feroza was 10. Her family decided to leave Gunachok, Jalandhar, India, for Pakistan in the late October of 1947. They were given a warm send-off. Their journey was in stages. They halted at Oudh. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ 8-9 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, 9-10 ਫੈਮਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। 8 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਸੀ ਜਵਾਨ ਜਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਕਿ ਛੁਪ ਛਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀਨੇ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਮੇਰੇ 2 ਅੰਕਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਗੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਆ ਮਾਰਿਆ ਛੁਰੇ, ਐਡੇ ਛੁਰੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਆ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀਨੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਆਏ 15-20 ਆਦਮੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਏ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਭਾਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਆ, ਕੰਨਿਆ ਵਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਤੂੰ ਕੰਨਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਘਬਰਾਵੋ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਮੀ ਹੁਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਸੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ 8-7 ਔਰਤਾਂ ਸੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ। ਬੁਸ਼ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਬੁਸ਼ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਈ, ਹੋਰ ਆਂਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ 2-2 ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਜ਼ਨ ਸੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਮਚੋੜ, ਅੱਛਾ ਸਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੰਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਵੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਜ਼ਾਰੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਇਹ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਰੋਟੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਚਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਖੈਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2-2 ਜੋੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਦਲੋ, ਇਹ ਧੋਵੋ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। A few weeks later, the same family arranged Firoza's safe departure for Pakistan. She was then united with her father and other relatives in the refugee camp. 15th August 1947. The British Empire handed over independent India, but a line was drawn on the map. A new nation, Pakistan, was born for the Muslim majority region. The new line resulted not only in a mass migration from both sides of that line, but a bloodshed which nobody expected. आगे लगी हुई थी, किलिंग शुरू हो गई थी, दोनों तरफ मास हिस्टीरिया फैल चुका था। इंसान इंसानियत के अपनी गवा बैठे थे, कोई जो एक जैसे लोग थे वो नहीं थे। I prefer not to remember that. उस वक़्त की जो सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। हमारे आसपास इतने लोग मारे जा रहे थे और उसको याद करना, इस वक़्त याद जब आता है ना तो एक तरह का मन ना बड़ा अजीब सी उसमें भावना होती है। बड़ा होता है कि क्योंकि इंसान क्यों धर्म के नाम के ऊपर, ये धर्म जो है ये एक पर्सनल चीज़ है, इस नाम के ऊपर भड़क कर एक दूसरे को मार देता है, ख़त्म कर देता है। बस अफसोस यही होता है कि जो कुछ हुआ ये ठीक नहीं हुआ। नी लंबा चौड़ा वेड़ा ए विच वेड़े दे बिल्ली नी कोठे चढ़ के देख दी माई लौर वेके दिल्ली के इस मेरे रांझने दा बड़ा मजा जिया बटुआ गुंदना दे के इस मेरे रांझने दा बड़ा मजा जिया बटुआ गुंदना दे। हाय बटुआ गुंदना दे मजा जिया बटुआ गुंदना दे। हाय बटुआ गुंदना दे मजा जिया बटुआ गुंदना दे के इस मेरे रांझने दा बड़ा मजा जिया बटुआ गुंदना दे के इस मेरे रांझने दा बड़ा मजा जिया बटुआ गुंदना दे। सदियों से तो इकट्ठे रहते आ रहे थे हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू, तो कभी कोई ऐसा फर्क तो देखा ही नहीं था। तो थोड़े बहुत जो झगड़े होते हैं वो तो बाद में भी होते रहते हैं, एक नेशन में भी हो जाते हैं, तो जरूर होते थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं कि एक दूसरे से नफरत करें। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਸੀ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, बेटी बेटी करके बात करते थे हमेशा। हमें यही नहीं मालूम था कि हिंदू और अलग कोई मुसलमान कोई अलग अलग कौम है।
हम तो उनके घर में भी खाते थे, वो हमारे घर भी खाते थे। हम उनको चाचा ताया बोलते थे, दादा बोलते थे। वो हमारे जो है ना पेरेंट्स को या हमारे दादा को दादा बोलते थे। तो हम लोग तो ये सोचते ही नहीं थे कि हम लोग अलग हैं। ये तो जब ये बंटवारा हुआ है, ये पॉलिटिशियनों ने जो गड़बड़ की है, तब हम मालूम पड़ा कि ये हिंदू कोई अलग कौम होती है, मुसलमान कोई अलग कौम होती है। हमारे बड़े जो थे वो बिल्कुल सीधे साधे लोग होते थे, चाहे वो आप में थे या हमारे में से थे, सीधे होते थे। ये तो एक जहर पता नहीं कहाँ से एकदम आया और चला गया। वो ज़्यादा अरसा नहीं रहा वो, 47 से 48 तक। 48 के बाद नॉर्मलाइज होता चला गया आहिस्ता आहिस्ता। The British arrived in India for trading in early 17th century and set up the British East India Company's trading post at major ports. The company expanded and eventually it turned to the land and politics of India. The ruling Mughal power in India was already weakening. On the 12th of August 1765, Mughal Emperor Shah Alam gave English Robert Clive the right for the East India Company to collect revenues from most of the eastern provinces of India. It was the beginning of British rule in India. Power struggle, westernizing policies, skin color supremacy, and fears for Indian religions paved way for a revolt. On the 10th of May 1857, Mangal Pandey rebelled against the British in Meerut, a town near Delhi. The revolt of 1857 was India's first step towards liberation from British rule, but by mid-1858 it was crushed. And from 1876, aside from the princely states, India came under the rule of the Crown. From a simple beginning of trade, the British in India became the undisputed master. Its rule further widened the social and cultural gap. But in 1905, Viceroy Lord Curzon's division of Bengal lit the flame of nationalism in Indians. उस वक्त हमारा जो देश था वो जागृति में आके जाग उठा था, और जो अंग्रेज लोग थे वो मतलब है उसके लिए इतने तैयार नहीं थे। वो उल्टा बहुत धोखे में रख के और बहुत जुल्म कर रहे थे। And then came the Jallianwala Bagh massacre. On the 13th of April 1919, Brigadier General Dyer, without any warning, ordered his troops to block the narrow entrance of Jallianwala Bagh in Amritsar, Punjab, and fired bullets at the crowd gathered there. Hundreds lost their lives, and thousands were wounded. The Indian National Congress and the Muslim League, two major parties of India, were now working for the same goal: self-rule for India. The Oxford-educated lawyer Mohandas Karamchand Gandhi had already arrived in India from South Africa. He had become the most important figure in India's independence movement. People joined Gandhi's non-cooperation movement against the British government, and in 1929 thousands marched with him to the coast of Dandi to collect their own salt in defiance of the British salt tax law. The Dandi March was a success. Gandhi was invited by the British to attend a round-table conference in 1931, and in 1935 the Government of India Act was passed. But the happiness was short-lived, as the British had raised the issue of minority rights in independent India. तो जब अंग्रेजों ने ये देखा कि अब हमारा ये बस कुछ चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना ली, और इस डिवाइड एंड रूल उन्होंने मुसलमानों को भड़काया कि भाई देखो जी, अगर हिंदू सारा राज्य ले जाएंगे तो आप लोग रह जाओगे, आपके ऊपर बहुत जुल्म होंगे। वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, डिवाइड एंड रूल भी करना था उनको, किसको वो ट्रस्ट कर सकते थे। जब उन्होंने बंगाल को काबू में लाना था तो उन्होंने नॉर्थ से लोगों को हायर किया था ज़्यादा। Indian Congress leader Pandit Jawaharlal Nehru and the Muslim League leader Muhammad Ali Jinnah had different opinions about a united India. Eventually, on March 23, 1940, the Muslim League proposed a resolution in Lahore calling for a separate Muslim state. बीच में असल में दीवार तो कच्ची थी, मतलब उसमें
एक दरार थी दीवार के अंदर, ऊपर से सीमेंट डाल दिया गया था। जैसे ही जरा धक्का लगा तो ये जो प्रेम की बातें थी वो काफी खत्म हो गई। In 1942, British Sir Stafford Cripps arrived with a plan of Indian Union as a dominion within the British Empire. But this was rejected by the Indian National Congress. And on the 14th of July 1942, the Congress passed a resolution demanding that the British leave India. The Quit India movement challenged the British rule. Leaders, thinkers, people from all walks of life joined hands with one agenda: India's independence. क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी का शुरू हुआ और मुस्लिम लीग और कांग्रेस की कॉम्बिनेशन में स्ट्रगल शुरू हो गई। उसको फैसला ये हो रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 तो जब कलैप्स हुआ तो ब्रिटिश रूल तो ख़त्म हो रहा था। द लार्जेस्ट कॉलोनी इन द वर्ल्ड क्रम्बल हो रही थी और सब कॉन्टिनेंट के लोग नेचुरली थियरी ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशंस, जो एजुकेशन फैलती गई उससे आगाही बहुत होती गई लोगों को, और उन्हें ये ख्याल आया कि हमें आज़ादी लेनी चाहिए और ये बेहतरीन मौका है। और हम कई तरह के वो गाया करते थे गाने, ये देश का झंडा आता है सोने वाले, जाग चलो लेकर उगते रवि की लाली, नित बसंती हरियाली, ये ले ले लहरें आता है सोने वाले, जाग चलो। But the problem of religious difference between the Hindus and Muslims became very serious, and communal riots broke out. ये अंग्रेज जो आया इसने धोखा किया, तिजारत करने के लिए आए हैं और आके ये फसाद भी डाले और ये सब कुछ किया। उसके बाद एक लफ्ज निकला, स्वराज चाहिए हमें। अरे स्वराज के क्या मानी है? इतनी उम्र नहीं थी कि हिंदी इतनी जानते, मगर हम सब मिलजुल के रहते थे। शादी, मेरी शादी तक हिंदू हमारे बगल के जाने कितने दोस्त थे, वो चाहता थे हमारे, और सब शरीक हुए शादी में। और पुष्पा और कमला और कौन कौन वो हमारी दोस्तें थी, तो कोई फर्क ही नहीं था किसी किस्म का। और पहला इकट्ठे रल के फ्रीडम वास्ते लड़े ने, हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे ही लड़े ने पहला। नहीं उस वेले दिमाग विच नहीं सी कि असीं अलग होना ते इन्हां ने अलग होना। ये पिछों उकसाया इन्हां ने, जिस डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी हुंदी है ना, दान के तंग करन वास्ते कोई होर ते कोई तरीका नहीं सी बदला लैण दा। दोनां विच लड़ाई पवा दित्ती हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दी। Here in Sydney, the senior citizens on both sides of that borderline, India and Pakistan, vividly remember that time of division, crossing of the line, and the divide and rule policy of the British, which was planted deep in the early 20th century. Well, the thing is, the foundation of partition, in a way, was laid in early 20s. When the British started divide and rule policy, they wanted to give a limited election system, and they divided the electorate according to the population, and they emphasized that Hindus will only vote for Hindu representatives, and Muslims will only vote for Muslim representatives, and Sikhs will only vote for Sikh representatives, irrespective of the fact they are coming from the population which was mixed. And 20-30 years time, the division was so great, the assembly elected people, only Muslims try to help Muslims, Sikhs try to help Sikhs, and Hindus try to help. So the orthodox system built up and led to the partition of India. ये जो पाकिस्तान बना है, ये दिस वाज द पार्टिंग किक बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दो नजरिए में पार्टीशन, मुसलमान कहते थे हम
इलाके में रहे। पहले तो कायदे आजम कांग्रेस में ही थे, उसके बाद वो एक थे इनके लीडर पटेल साहब, पूरा नाम मुझे मालूम नहीं, पटेल थे वो थे, गांधी थे, नेहरू थे। इन्होंने जब कुछ वहां पे कहा गया कि नहीं जी मुसलमान हमारे ही साथ रहेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी कहा था कि मुसलमान यहीं रहेंगे, नहीं कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कायदे आज़म के दिमाग में था कि मुसलमान और हिंदू कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि मुसलमान माइनॉरिटी में होंगे, वो मेजॉरिटी में होंगे, तो मेजॉरिटी जो होती है माइनॉरिटी पे काबू ही रखती है किसी न किसी स्टेट पे जाके। ये नजरिए पे पाकिस्तान हिंदुस्तान डिवाइड हुआ। On the basis of the Hindu and Muslim majority region, states of Punjab and Bengal were divided. 14th of August 1947, Muhammad Ali Jinnah became the Governor-General of a new country, Pakistan. And at midnight, 15th August 1947, Pandit Jawaharlal Nehru took oath as Prime Minister of independent India. The borders were drawn not only on the map, but on the population as well. Mass migrations and riots on both sides of that great divide mounted with each passing day. These senior citizens of India and Pakistan, now living in Sydney, reminisce about that confused struggle and violence which left tens of thousands homeless and murdered. Their memories are vivid, their loss is obvious. Their blank look, choked voices, fragmented sentences tell the stories of dislocation, loss, confusion, love, compassion, betrayal, and friendship. है शातिराने कोहना सियासत, तुम ही कहो किन बस्तियों में दोस्त हमारे चले गए। एक गाना था इसका नूरजहां का कि आंधियां गम की यूं चली, बाग उजड़ के रह गया। तो हमारी फुप्पियाँ, हमारी बुआ, हमारी अम्मा जी सब है, इसे मना करो कि ऐसे मनहूस गाने न गाया करें, मनहूस गाने मत बजाया करो। वही हुआ, कुछ भी थोड़े दिन भी नहीं गुजरे थे जो वही हो गया कि बाग उजड़ के रह गए। एक वक्त था जब हम सब इकट्ठे उठ बैठकर आपस में मिला जुला करते थे, लेकिन वक्त ने मोड़ खाया। एक मुल्क में ऐसा तूफान आया कि जिंदगी दरम भरम हो गई और मुल्क के दो टुकड़े हो गए और सारे हालात ही बदल गए। In West Punjab, agitation started Muslims by killing the Hindus and Sikhs, and they started moving to Patiala and other places in East Punjab. It was starting April. The partition took place in August, but that thing was started much earlier. And there was a lot of disturbances in those three months. The whole atmosphere of Punjab changed all of a sudden, and there was a war sort of atmosphere. It didn't matter who was killed and who survived. I was in Lalpur in June. I finished my exam and travelled from Lalpur to my town in Ambala district, village in Ambala district, and I could see fires going in Lahore, because in East Punjab they could not retaliate at that time because majority of the police force was Muslims, and the riots in East Punjab started when the people started moving from West Punjab. 12-year-old Brahm Prakash Sharma was in Lahore, Pakistan when his family had to run for their lives. The memory of that day is still fresh. हमारे ब्रदर में से जो बड़े थे वो एमए में पढ़ते थे, वो नीचे गए, हमारा एक दर्जी किराएदार था, तो वो अपनी मशीन निकाल के ले जा रहा था। तो हमारे ब्रदर ने उनसे पूछा, भाई तू मशीन क्यों लेके जा रहे हो? उसने कहा शहर में सतपुरा जी गड़बड़ है, तो मैं सोचा घर पे कुछ काम करेंगे, तो इसलिए वो निकाल के ले गया। लेकिन बाद में पता लगा कि ये क्यों ले गया, कि उसको शायद मालूम था कि आज गड़बड़ होने वाली है, तो इसलिए अपना सामान निकाल के ले गया हो। तो
हमारे मुझे याद है कि हमारे फादर रेलवे में काम करते थे, अभी आके बैठे थे, सैटरडे का दिन था, तो हुक्का पी रहे थे। हुक्का, ही यूज्ड टू स्मोक हुक्का। तो हुक्का पी रहे थे तो नीचे जो मैदान था उसमें आवाज़ें आने लगी, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। हमने सोचा, दोपहर का टाइम था, तो सोचा क्या हो रहा है। देखा तो लोग डंडे और तलवारें, छोटी छोटी तलवारें लेके नारेबाजी कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो हम लोग डर गए। तो जो हम 3 नेबर्स थे, उन तीनों ने आपस में मिलके एकदम मीटिंग की कि क्या किया जाए। पहले तो हमने थोड़ी सी रेजिस्टेंस करने की कोशिश, नीचे लगा के आग लगा दी है इन्होंने हमारे गेट्स को। तो हमने ना पानी के पंप भर के रखे होते थे आग बुझाने के लिए, तो वो सोचा वो ट्राई करें जाके। तो देखा कि तो मॉब बहुत ज़्यादा है, हम गेट के बाहर निकलेंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो हरीडली सोचा कि ऊपर मकान के ऊपर जो बनेरे बने होते हैं उसको तोड़ के उन पर ईंटें फेंकने की कोशिश की। जब ईंटें फेंकने की कोशिश की तो सामने विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल के ऊपर बलोच आर्मी थी, दे स्टार्टेड फायरिंग। तो एक आदमी को लगी भी गोली। तो देन दे थॉट कि ये तो वर्थवाइल नहीं है, फिजिबल नहीं है कि हम लोग इनसे लड़ाई कर सकेंगे, तो चलो निकल चलो। तो हरीडली ऑल द 3 फैमिली जो थे, 15-16 आदमी थे, दे स्टार्टेड मूविंग। नीचे तो जा नहीं सकते थे, दरवाजे नीचे लोग हैं, आग लगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दरवाजे हमारे। तो छतों के ऊपर से हमने क्रॉस करना शुरू कर दिया, एक छत से दूसरे से तीसरे, लाइक दिस वी स्टार्टेड क्रॉसिंग। And there was a wide lane between the houses. Across that lane, they would be safe. But crossing wasn't easy. On the roof of the next house, there stood a young Muslim boy with a knife in his hand. His name was Fazlu. शायद अफजल नाम रहा होगा, उसको फजलू कहते थे। हम उसको देखा तो बहुत कम था, लेकिन उस दिन उसके हाथ में चाकू भी था, वो खड़ा है वहाँ पर। तो हम लोग सब रुक गए, डर गए कि ये क्या, अब क्या होगा। तो उसने कहा नहीं, मेरे फादर को वो शायद जानता था। उसने कहा पंडित जी आप डरो नहीं, आप आ जाओ, निकल जाओ, मैं आपको सहायता के लिए ही खड़ा हूँ, तो मुझे पता है नीचे आपकी आग लगी हुई है, आप इधर से निकल जाओ। तो इवन ही हेल्प अस। तो उसने बांस रखे ऊपर, एक छोटी सी चारपाई रखी, तो क्रॉस करने की हेल्प की है। बल्कि एक ओल्ड पर्सन का उसने हाथ भी पकड़ा। पहले तो कोई आगे जाने को सब डरते थे, फिर हमारे फादर ने कहा मैं इसको जानता हूँ, तो चलो मैं चलता हूँ पहले। तो उसने फिर सबको निकलवा दिया अपने घर से। उसके घर से निकल के हम लोग ऑब्वियसली अब सोचते हैं, बैक मेमोरी तो कोई रिश्ता ही रहा होगा हमारे लिए। तो मुझे अभी भी उसकी शक्ल कभी कभी याद आ जाती है। बेचारे का शुक्र करते हैं कि हम लोग सब भी वो आवर एग्जिस्टेंस टू परहैप्स हिम टू हिम। Loss of home, life in the camp, everything remains fresh and is difficult to articulate. तो मुझे याद है कि हमारे ब्रदर जो थे बड़े, वो रोने लग पड़े। वो तो मैं आपको बताऊं कि टॉवल बांधा हुआ था, जिसको परना कहते थे, हम लुंगी पहने उसी हालत में भाग के आ गए थे हम। तो हमारे फादर ने उसके मुंह पर थोड़ा सा तमाचा लगाया, आयता सा, कहते तेरा क्या गया है, तू तो मेरे साथ है, कुछ नहीं खोया हमने, सब कुछ है। That's all we came. तो निकल के फिर कैंप में आ गया। डीएवी कॉलेज में कैंप में रहे, 3-4 दिन रहे। तो वहाँ भी लोग जो थे, कईयों के पास सामान था, कई खाली हाथ थे हमारे तरह। तो मतलब उसकी याद मेरे को तो सिर्फ इतनी है कि खाने को देते थे, खिचड़ी मान लो दी है हमें, एक रात को याद है, तो गर्म होती थी, हाथ पे लो गर्म है, ना खाए बनता ना पैके बनता। Like this it was difficult, but then इंडियन आर्मी आ गई हमें, और हम लोगों को डीएवी कॉलेज से लेके अमृतसर ले आए। Vimla was 14 when her family left their hometown Sargodha in Pakistan to cross the line for India. They reached Lahore station where thousands of people were already stranded.
और हमें वो 15 अगस्त जो था वहीं प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो उस वक्त जैसे ही वो मतलब राज्य चेंज हो गया तो हमारे होते हुए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बम गिरने शुरू हो गए। और हम सुनने में आया कि लाहौर शहर के अंदर दंगे हो गए हैं, आगे जो मकानों में आगे लगा दी गई हैं और लोगों को मारा जा रहा है। तो उस वक़्त फिर अब हमारे पास तो रास्ता आगे जाने को मिल नहीं रही था, तो हम वापस सरगोदा में वापस आ गए। उस वक़्त लोगों ने सोचा कि हम काफिला बना के चलते हैं। बैलगाड़ियों का इंतजाम हुआ। मेरे फादर ने भी मोल तोल किया, पर फिर ये सोच के कि भाई बहुत दूर है, कब पहुंचेंगे, वो खाने पीने का इंतजाम, सोने का इंतजाम कैसे होगा, तो चलो अभी हम नहीं जाते इसमें। पर वो काफिला जो था गया, कोई 1 लाख आदमी गया था उस काफिले में और 1/4 पहुंचे थे, बाकी 3/4 लोग रास्ते में मारे गए थे। तो फिर क्या हुआ कि आसपास से बड़ी खराब खबरें आनी शुरू हो गई। शेखुपुरा में, लायलपुर में बहुत ज्यादा वायलेंस हुई। आदमी ने कर्फ्यू लगा देना और मकानों में आग लगा देने। अगर तो कोई बाहर आता था तो वो गोली से मार देते थे, नहीं तो अंदर डाल के मार रहे थे। लड़कियों को, औरतों को उनके कपड़े उतार के उनको नंगा सड़क में जुलूस निकाले गए उनके। और एक जगह पे ऐसे हुआ कि डिलीवरी हो रही थी, तो अब वो उस कमरे में चले गए वो भी, तो वो जैसे ही बच्चा बाहर आना उन्होंने अंदर कर देना। इस तरह उन्होंने 3-4 बार किया और माँ और बच्चे की डेथ हो गई। कुएं भर गए थे वहां औरतों से, इनफैक्ट बहुत कुएं भरे थे। तो मेरे फादर यही कहते थे, अगर बाय चांस अटैक हो गया या कोई ऐसा टाइम आ गया कि हम देखें कि हम अपने को नहीं बचा सकते, तो मैं पहला काम यही करूंगा, मैं घर की सब लड़कियों को और औरतों को मार दूंगा, फिर अपने को मार लूंगा। A few weeks later, Vimla's father somehow arranged for her to cross the border with one of her uncles. The whole family was united after 2 to 3 months in India. मैंने भी अपने पास इतनी जहर की गोली रखी हुई थी, इतना बड़ा छुरा रखा हुआ था, जो उसको अपनी ऐसे करके जेब में कि अब अगर कोई मुसीबत पड़ गई, कोई छलांग लगानी पड़ी, कोठे से नीचे उतरना पड़ा, तो मैं लेने जाऊंगी क्या इसको। अब लाहौर में किसी को मार दिया, आपको बताया था एक बच्चा कैसे पाला था माँ ने, उसके बच्चे को उसके सामने काट दिया, इतना टुकड़ा किया उसके। सारा दिन रात में एक रोटी खाते थे, क्यों खाई जाए, आग देख देख के रोटी कितनी खाएंगे, और लगी हुई आग, तो कितनी आगे है, तो 10-15 लगी हुई, और तो गिनते थे आग को कितनी लगी हुई। कई बार एक दिन 21 आगे लगी हुई इनके, जब मैं लाहौर में थी 21 आगे देखी हमने, गिनी, तो ऊंचा मकान से चढ़ के उधर उधर लगी हुई, और उसमें 2-3 हमारे जैसे लेहन के घर भी थे। Communal riots had affected Delhi too. Mustafa was about 13 and living in Delhi. Despite the tense situation, Mustafa used to go out as usual. He remembers the day when once he was returning home after taking his private tuition. चांदनी चौक में एक सिनेमा था, मैजेस्टिक सिनेमा उसका नाम था, अब भी होगा शायद, और उसमें फिल्म लगी हुई थी शहनाई, ये भी मुझे आज तक याद है। वहां पर 2-4 मुसलमानों को घेर लिया गया, जिसमें मैं भी था। तो वो मेरे मारने के लिए भागे, तो उसके ही सामने बिल्कुल मैजेस्टिक के सामने गुरुद्वारा था सिखों का। मुझे नहीं मालूम था, मैं एकदम जाके गुरुद्वारे में घुस गया। गुरुद्वारे में घुसा तो वहाँ पे जनाब अली एक सिख बैठे, एक नहीं कई सिख थे। उन्होंने कहा, भाई क्या बात है बेटे, देखें सिख ही मारने वाले सिखों ने मुझे बचाया। उन्होंने कहा कोई परवाह नहीं, बैठे यहाँ पे आराम से, कोई कुछ नहीं कहेगा। 2-4 घंटे के बाद उन्होंने मुझे ट्राम में बिठाया खुद। तो Mustafa's family decided to leave Delhi for Lahore, Pakistan. Although they reached safely, his cousin sisters who were in Punjab could not.
His aunt, who could reach safely to Pakistan, told him about the whole incident. गांव का नाम था खेड़ी और प्योर सिखों का गांव था, कुछ मुसलमानों के घर थे। वहाँ पे जनाब अली वो जब हमला हुआ है तो वो भागे दौड़े, वो ज़्यादातर यहाँ आना चाहते थे सरहंद, क्योंकि वहाँ हज़रत मुजद्दद अलफसानी का रोज़ा था। जो उसमें आ गया उसे अल्लाह मियां की तरफ से प्रोटेक्शन मिलती थी, कोई उस पर हमला नहीं कर सका, किसी ने भी नहीं किया आज तक तो हमला वहाँ पे। तो वो रास्ते में फिर उसके साथ क्या भी थी कि उन्होंने जना कुएं में छलांगे लगाई। ये मेरी फूफी ने बताया, फूफी मेरी 2 फूफियाँ थी ना, एक बड़ी फूफी ने ये बताया जिनकी वो बेटियाँ थी उनको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया था। एक बच्ची थी, शायद वो पहले कहीं से शादीशुदा थी, तो 2-2.5 साल की थी जब वो कहते हैं कि आए। ब्यास थी या कोई और जगह थी, वहाँ दरिया था, वो रोने लगी बच्ची, माँ को कत्ल कर दिया गया था। वो रो रही थी भूख के मारे। तो लोगों ने कहा कि भाई ये बच्ची हमें भी मराई, इसे मारो, जैसे कह देते कि मारो इसे, गोली मारो। वो पप्पी ने गुस्से में आकर उसे दरिया में फेंक दिया। वो बच्ची तो गई, मरी या जिंदा हुई क्या हुई, लेकिन मेरी फूफी जिंदा आने के बाद उसे सारी उम्र अफसोस रहा कि अगर मैं जिंदा आ गई तो वो भी बच सकती थी। ये वो शौक मुझे आज तक है। बस यही मेरा सबसे बड़ा शौक, मैं नहीं भूला उसको। जो रास्ते में हुआ वो तो हुआ। पागल हो गए थे उस वक्त लोग, मैं पागल हो गया, आप पागल हो गए, सब पागल हो गए। एकदम आया झटका था, ये पता नहीं हमारे कुदरत की तरफ से था क्या नहीं। Zohra was 14 and was in Delhi. Her father had decided to move to Pakistan. They sent some of their belongings to Pakistan through friends, but one day their neighbor's house was attacked. लोगों ने, हमारे भाई वगैरह सबने देखा, मच्छर लेके वो कूद रहे हैं और नजर में काफी लोग हैं, मुख्तलिफ मकानों से वो कूद रहे हैं और उससे अगले पे कूदते तो शायद हमारे घर में आते। अब ये घर बीच में था तो सबने कहा निकलो निकलो और कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हम लोग भागे हैं, तो नीचे उनकी सीढ़ियाँ थी, उतरे और भागे सब। तो भाग के बहुत बड़ा गेट, वो फाटक कहलाता था, वो इतना बड़ा खुला है, उसमें से हम निकल के सड़क पे आ गए। अब कर्फ्यू लगा है तो इतनी बात है कि उसी वक्त कोई आर्मी ट्रक आया उधर से, जस्ट अपोजिट, हम यूं भाग रहे हैं ना, तो वो आया उधर। तो उसने कहा कि हटो, मैं तुम्हारे ऊपर से ले जाऊंगा। तो हमारे भाई वगैरह उसके सामने बिल्कुल जाग खड़े हो गए, तो हमारे ऊपर से ले जाओ, कोई फर्क नहीं है, हमें उधर से भी मारने के लिए लोग आ रहे हैं, तुम इधर से मार दो, कोई फर्क नहीं। तो उसने रोक लिया। भारी आर्मी का था, वो सिख था। उसने कहा कि मैं फीस एक एक आदमी के 250 रुपए लूंगा, तो जितने लोग और बैठ सकते हैं इसमें बैठ गए। तो जितने भी बैठ सकते थे बैठ गए, हमारी फैमिली बैठ गई और हमारे साथ जो थोड़े लोग और बैठ गए। और उसके बाद फिर हमने कहा हमें हाई कमीशन ऑफिस पाकिस्तान का जो है वहाँ पहुँचा दो। A few days later, they arrived in Mumbai and then travelled to Karachi by ship. तो जिस वक्त उतरे तो जमीन पे बैठे हैं, ऊपर आसमान था, नीचे रेत थी और बस कुछ समझ में नहीं आया था जाएं तो कहाँ जाएं, मगर ये कि आ गए हैं और सब एक दूसरे को देख रहे थे कि मौजूद है, बस इतना ही था। Zohra was engaged to Farkan Ahmed. ये लोग जा चुके थे पाकिस्तान, अब इनका खत बहुत दिन नहीं आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हुई कि क्या बात है। मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे आमतौर से ये हो रहा था कि भाई लड़कियों को उठा ले जाते थे। मैंने सोचा कि मैं 1-2 महीने की छुट्टी लूँगा अलीगढ़ से और फिर इनको तलाश करूँगा, जुग्गो 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 गलियों में पुकारता फिरूँगा, तो जहाँ होंगी तो वो खुद ही समझ जाएंगी कि हाँ भाई ये आ गया कोई मेरा चाहने वाला। His family stayed back in India, but he later moved to Pakistan for Zohra. सब जगह अच्छे थे, बेहतर थे, मगर लोग
भागना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो मारे जा रहे थे। बाज जगह, अब जैसे शाहजहांपुर के पठान, दे वेर वेरी स्ट्रांग, मैं वो भी छोड़ गया। तो हुआ तो चक्कर तो चला है बहुत, मगर हम सेफ रहे। हम मूव किए ना 15 अगस्त तो हुआ ना डिक्लेयर, लेकिन उससे पहले ही थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी। तो वो एक ऐसी जगह पर मेरे चाचा की लड़की गई हुई थी अपने ननिहाल में, तो उधर ज्यादा पहले झगड़े शुरू हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि जाके उनको ले आते हैं। तो मेरे अंकल गए लेने उनको, और जब वो ला रहे थे रास्ते में, तो वहां पर वो बस स्टॉप के ऊपर मुसलमान जो भी तो अटैक हुआ उस वक्त, उन्होंने उनको तो मार दिया, और वो जो लड़की को उठा के ले गए, उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। तो अब पता नहीं वो जिंदा है या वहीं है। जो भी लोग रह गए कि मतलब उसके बाद में कोई, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद हम भी वहां से चल पड़े। तो In 1947, Alia was 36 years old, married and had children. She was living in Meerut, a town near Delhi. तो हमारे मेरठ में तो कोई झगड़ा टंटा था ही नहीं, और लखनऊ में भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, और मेरठ में भी कोई नहीं हुआ। लेकिन वो एक गढ़मुक्तेश्वर शहर था, छोटा मगर गंगा के किनारे था, वहां पर हुआ। Alia's husband was in the railways and had opted his transfer to Pakistan. They left Meerut for Lahore on the 29th of December 1947. एक गाड़ी जब उसमें सवार हुए हैं तो खून के धब्बे छत में भी थे, फर्श में भी थे, शीशे टूटे हुए थे, और बिजली गायब थी, कोई रोशनी नहीं थी। ऐसी गाड़ी आई, और सारे रास्ता जो आया मेरठ से निकलने के बाद, तो ढांचे पड़े हुए हैं, पता नहीं वो जानवरों के थे कि आदमियों के थे, और इतना कपड़ा, इतने इतने टुकड़े रेल के इस तरफ भी उस तरफ भी, जहाँ वो पत्थर छोटे छोटे पड़े रहते हैं ना गाड़ी में, वो लाइनों के पास, इतना कपड़ा देखा कि ये क्या है, क्यों है कि वो जानवरों ने कपड़े चांचों से पंजों से नोच नोच के जो लाशें खाई हैं, ये वो कपड़े हैं। अच्छा खैर, वो जूं की चाल चलते हुए अमृतसर पे 3:30 बजे दिन की गाड़ी रुकी। अब पूरे 12 घंटे हो गए और किसी सूरत गाड़ी चल के न दे वहां से, और 2 प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद जो सिख खड़े हुए हैं, क्या कहूँ, जो वो कहते हैं ना कि सरों पे थाली फिर रही, इतना सिख खड़ा, और ये तलवार उनको टिपाने को दिखा रहे हैं वहां से, और हमारा बुरा हाल हो रहा है, जो मौत के मुंह में। इस अल्लाह ही का करम था कि हम लोग बच गए, वरना सिखों का तो ये था, हम तो काट के रखेंगे ही, हम जाने नहीं देंगे इस गाड़ी को। और जो कलेक्टर कमिश्नर बड़े बड़े वो थे ना हमारी हिफाजत के लिए ऑफिसर, वो भागे भागे भर जाए, कभी ऊपर चढ़े, कभी नीचे उतरे, कभी कहीं जाए, और मेरी ही खिड़की के पास आके और वो ये सब सुनाए कि साहब मानते ही नहीं, वो तो सिख तो कह रहे हैं कि हम तो काट के रहेंगे। 3 दिन में वो सफर तय हुआ। 29 तारीख को हम चले थे और 31 को पहुंचे मेरठ से लाहौर। While most of Punjab on both sides of the border was burning, a small town of Larkana, Pakistan was all peaceful. Mohinder Singh and Kartar Kaur were happy. Everyone had celebrated the freedom. India or Pakistan, it didn't matter to them. However, news of violence in the rest of Punjab and continuous letters from families in India persuaded Mohinder Singh to leave the place in November of 1947. A warm send-off was given by their friends and colleagues.
On reaching Pakistan, they realized the gravity of the situation. ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਕ ਲੱਗੇ ਸਮਾਨ ਦੇ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬੱਚੇ 8-8 ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 3-4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਫੇਰ ਜਾਓ ਕਦੀ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਪੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਬੂਟ ਲਾ ਦੇ, ਬੂਟ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਵਾਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਚਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਸਟਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆਰਡਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ। ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਤੇ ਆ ਗਈ। जब गाड़ी चलन ते आ गई तो मैं उत्थे खलोता, वो अपनी बंदूका कस के बैठ खलोते। मैं उछलिया ते उछ के गड्डी दी बारी ताई जाना सीगा, बाकी दरवाजा तो बंद सी। बारी उपर उच्चा ते लोकां दे जेह्ड़े बारी विच सी उन्हां ने मैं फड़ लिया। उन्हें फड़ के खिच्चण दी कोशिश की, गोली चली। मैं गोली जिहड़ी सी वो गड्डी दे विच वजी, ਮੈਨੂੰ नहीं ਵੱਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਰੋਕਣ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਆਰਾਮ से बैठ के थोड़ा ਖਾਣ ਖੂਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ से निकल के आए। Jaswant Rai's family was one of those Hindus who had decided to remain in Pakistan despite the violence and killings. मुझे याद है महात्मा गांधी की स्पीच थी 1947 अगस्त के बाद थी। 15 अगस्त तो 47 को बना था, उसके बाद एक सितंबर अक्टूबर में स्पीच थी, रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुई थी कि आप लोग हिंदू लोग वहाँ बैठे रहो और मैं भी आके लाहौर में रहूँगा। गांधी ने स्टेटमेंट दी थी, आपके साथ रहूँगा, आप चिंता मत करो। तो उधर हम डटे रहे, लेकिन रोज़ मार खाते रहे उनसे। मार इन द सेंस कि उन्होंने हमारे बैठे हुए, मैं आया कोई नवंबर 47 में, दिवाली के बाद पाकिस्तान है, 4 महीने वहीं रहे। तो 4 महीने में हमने क्या देखा कि शाम होते ही, पहले तो ये थे वहाँ की पोजीशन अमूमन पाकिस्तान में ऐसी थी कि हिंदू लोग सिटीज़ में रहते थे, मुसलमान लोग सिटीज़ से बाहर होते थे। तो जब शाम होती थी तो अब तो शहर में बिल्कुल सुनसान छा जाता था, लोग अपने घरों के घुस जाते थे, क्योंकि जो बाहर निकलता था या तो मारा जाता था या उसको किडनैप कर लेते थे। कर्फ्यू लगा दिया जाता था, भाई कोई निकले ही नहीं। Jaswant Rai was about 14 when his uncle was murdered in October 47. As time went by, living became difficult. और गवर्नमेंट ने क्या किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, हम बैठे हुए हैं घरों में, हमारे घर के ऊपर बोर्ड लग गए, मोहम्मद हुसैन दिल्ली वाले, फलाना कानपुर वाले, यानी मकान उनको अलाट हो गया।
हम अंदर बैठे हुए हैं और वो लोग रोज आ जाते थे, अरे भाई निकलो अब तो ये हमारा घर है, देख लो बोर्ड लग गए, सारी गली में बोर्ड लग गए। There was no control over the situation. With the intervention of aid organizations and the government, families were finally asked to vacate their houses and move to refugee camps set up for the remaining Hindus. तो मानोगे उस दिन बड़ा बुरा नज़ारा था जब निकले हम, तो घर पे मालिक वो खड़े हैं, हम जो हैं वो सब बेकार हैं, तो दरवाजे के ऊपर आके खड़े हो गए, निकलो भाई। निकाल के कोई किसी के पास अगर हमारा कोई थैला भी था ना, फेंक खींच के अंदर डाल के, तुम्हारे बाप का है ये लेके जा रहे हो, कुछ नहीं उठाने दिया। यानी मानोगे हाथ जोड़ जोड़ के, भाई सर्दी का महीना है, नवंबर की सर्दी है, तो थोड़ा सा बिस्तर तो ले जाने दो, कोई कंबल कोई चादर, यानी उन्होंने वो भी नहीं रहने दिए। After 10 to 15 days in a camp, a goods train was arranged to take them to India. They were asked to walk about 5 kilometers to board the train. There were no security arrangements, so many were abducted while walking, and many others from the train. हमारे एक दोस्त हैं, अभी पक्के मित्र हैं, दिल्ली में हैं, उनकी माता जी थी और उनकी एक भाभी थी, 2 जने, दोनों स्त्रियां उतरी, उनको सामने उठा के ले गए और आज तक पता नहीं लगा कहाँ गए कहाँ नहीं। वो बेचारे अब भी दिल्ली में याद आती है, कभी कभी वो नज़ारा भी याद आता है, वे हमारे सामने ले गए। उस वक्त तो सब उजड़ा पड़ा था, जला पड़ा था लाहौर। वैसे बहुत से लोगों को वहाँ पर सिखों के घरों के अंदर से जो ये भागे ना, वहाँ बाद घरों में तो बेबी मेज के ऊपर खाना लगा हुआ, वो तक छोड़ के भाग गए थे, और जो कुछ उनकी माल मता था वो सब लोगों ने लूट लिया। डेरा बाबा नानक में हम बॉर्डर पे थे, तो इधर से काफले जाते थे, उधर से ट्रेन लोड जो हिंदू सिख थे वहाँ से उनकी ट्रेन आती थी, और बड़ी बुरी हालत में ट्रेनों में कई जगह तो लाशें भरी पड़ी हैं, कई जगह जख्मी आदमी हैं, कई जगह अंग कटे हुए हैं, तो उनको फिर मिलिट्री या पुलिस या वॉलंटियर सब संभालते थे और उनका फिर जो भी अरेंजमेंट हो सकता था करते थे। तो बड़ा दर्दनाक सीन होता था। दिल्ली से गाड़ी चली थी, वो भी कट चुकी थी, उन्होंने भी काटी, मुसलमानों ने भी काटी, सिख एक दूसरे की जिद में थे। Memories of that traumatic situation remain in their minds, and they have nightmares till this day. मौत नजर आती सी, ऑर्डर है, पता है कि मैंने शूट करना है, कोई आदमी थोड़े कोई जेड़े तेड़े नहीं आ सकता। कि वो कृपाने सामने ऐसे चमका रहे है, निकाल के अपने यहाँ से कहाँ से निकाल रहे थे वो हाथों में ले के और शोर कर रहे होंगे, मगर हमें उनके शोर सुनाई नहीं दे रहे थे, हमें अपनी जानों की पड़ी थी। यानी आपने डेथ को बिल्कुल क्लोजली देखा है, तो कई बार देखा, एक बार नहीं कई बार देखा उस पीरियड में, एज क्लोज एज कि भाई आज है कल नहीं है। जो देखा है या बीता है उससे तो हर वक्त याद रहती है, कभी कभी तो मन को बड़ा परेशान करती है। बड़ी बुरे स्कार्स छोड़े हैं, और खुदा करे कि हम ये सब कुछ भुला दें। आज भी वो दिन याद करके, वो मौका याद करके अपने आप अखां 'ਚ आंसू आ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਗਏ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। सिचुएशन तो दोनों पासे इको जही सी, उधर भी झगड़े सी, इधर भी झगड़े सी। हमने वो वक्त जो देखा ना वो भूलता नहीं, क्योंकि जब अपने घर में होता आदमी बहुत कुछ होता है, उसके बाद फिर क्या होता है पार्टीशन के बाद
वो तो नहीं होता जब जिसके पास कुछ हो ही ना कोई सामान, ना कोई पैसा, ना लेना ना देना, फिर सालों लगते हैं उसे डेवलप होने में। पार्टीशन की किलिंग और पॉलिटिकल इंसाइटमेंट एंड एक्साइटमेंट, ये सब इमोशंस काफ़ी यंग माइंड्स पे इसके तसुरात होते हैं जो कि अभी तक हैं, और बाज़ औक़ात नाइटमेयर्स भी होते हैं उस समय। हमारे घर में एक हमारे रिश्तेदार रहते थे, मेरे वालिद के कज़न थे, बहुत बूढ़े थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनकी कोई फैमिली नहीं थी, बच्चे नहीं थे, कोई और रिश्तेदार नहीं थे, तो अपने हमारे घर में रहते थे और वो थोड़े बहरे थे, सुन नहीं सकते थे आसानी से। एक कमरे में वो रहा करते थे, तो उन्हें नहीं पता लगा कि ये गांव बर्बाद हो गया या कुछ हुआ। तो वो ऐसे ही घर में एक दिन ऐसे ही चल फिर रहे थे, तो उन्होंने नौकर से पूछा कि ये लोग क्यों आ जा रहे हैं इतने, क्या हुआ है? तो उसने कहा आपको नहीं मालूम? तो कहा नहीं, क्या हो गया? तो कहा बाबा आपका गांव लुट गया, आपका गांव बर्बाद हो गया। तो उन्हें अपने गांव से इतनी मोहब्बत थी पहरसर से कि वो दीवार से लग के उसी वक्त ज़मीन में बैठ गए। उन्होंने कहा अब हम भी नहीं ज़िंदा रहेंगे, हमारा गांव लुट गया, अब हम नहीं ज़िंदा रहेंगे। वो इतना तकलीफ दे इंसिडेंट था कि मैं शायद उसको कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर उसके कुछ चंद दिन के बाद वो बीमार हुए और उनका इंतकाल हो गया। The tragedy of the partition was not limited to dislocation, violent actions, reactions, and the struggle to survive financially as well as emotionally. It also raised the question of confused identity and culture. In a way, मैं अपने आप को मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई हूँ। मैं कुछ जिंदगी लगता है मुझे this part of Bengal in me, this part of East Pakistan, this part of West Pakistan. Nusrat first migrated to Chittagong, East Pakistan, what is now Bangladesh, from Kolkata, India, in December 1947, and later to West Pakistan because of the political disturbance in East Pakistan. I was the only non-Bengali girl in the college. वो बहुत पर्दे वाला इलाका था ईस्ट पाकिस्तान, quite the opposite of what Calcutta was. Calcutta तो cosmopolitan जगह थी, दुनिया के हर जगह के लोग वहाँ होते थे। और बस पहली चीज़ तो मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया जाने का। I was different from all the other girls. सब लड़कियाँ साड़ी पहन के आती थी। जब मैं ढाका में हॉस्टल में थी, everybody would say पंजाबी में, बंगाली में लड़की को मैं कहते हैं, पंजाबी में कहते थे वो। और जब मैं पंजाब लाहौर में गई तो कहने के वो बंगाली लड़की है, वो नई बंगाली लड़की जो आई। यूनिवर्सिटी में भी रहती थी, हाँ वो बंगाली लड़की जो आई। तो इस तरह हमारे इनकलाब ज़िंदगी में इतने आए हैं कि वो लोग कश्मीर से पंजाब आए थे, पंजाब से अब वालिद गए थे अलीगढ़ पढ़ने के लिए, फिर सर्विस की शुरू बंगाल में हुई, कलकत्ता में, इंडिया में, जब तक हम लोग हिंदुस्तानी थे। और मैं तो खैर जब ईस्ट पाकिस्तान गई तो मैं तो साड़ियाँ पहननी शुरू कर दी थी। बच्चे तो कन्फॉर्मिटी चाहते हैं, दोस्तें भी सब बंगाली बन गई थी, बोलती भी थी बंगाली। क्या पता था कि यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी और फिर हम पंजाब पहुँच जाएंगे। Now, for these citizens, everything that happened in 1947 is history. Fond memories of pre-partition days and their childhood bring back smiles. They hold close to their hearts the place where their roots are. वो जगह, वो घर, उसके बाउंड्री वॉल, उसके गैराजेस, वो गाड़ी जिसमें हम ताजमहल जाते थे, वो सब मुझे आज भी वैसी ही याद है। और हमारी जो खिड़की थी कमरे की नीचे वाली, उसके नीचे एक कुआं था और उस कुएं पर एक मंदिर था और उस मंदिर पर वो पीछे जो मोहल्ला था उसकी औरतें आया करती थी, सब आते थे और वहाँ आके पूजा करती थी। मैं अपनी खिड़की में से उसको देखा करती थी, उस मंदिर में पूजा होती हुई देखती थी। फिजिकली तो बहुत दूर है, लेकिन इमोशनली अब इंसान जहाँ बड़ा होता है, जहाँ बचपन आदमी का गुजरता है, उस जगह से, उस मिट्टी से बड़ा लगाव होता है, वो आदमी कभी नहीं भूलता। दिल करदा जान ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਨ ਭੋਆ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਆਈਏ, ਜਾ ਆਈਏ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜਾਦ ਹਵੇਲੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। अभी भी यादें आती है तो जी करता है वापस उसी घर में जाके पहुंच जाए, उसी जगह जहाँ पढ़ते थे, या
पतंग उड़ाते थे, लाहौर में पतंग बहुत उड़ाते थे, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता था। वहाँ जाके अगर मेरा सबसे ज़्यादा दिल करता है कि मैं वो मकान देखूं जहाँ से हम माइग्रेट हुए थे, जहाँ से हम निकले थे। लाहौर का अनारकली बाजार इतना हिंदुओं का वहाँ जलवा था कि आपको क्या बताएं, जैसे दुनिया में कोई गरीब है ही नहीं, जैसे अमेरिका में आए रहे। और उसके बाद माल रोड था, ठंडी सड़क, सैर करो, और इतनी चौड़ी चौड़ी सड़क, यहाँ की क्या दुकानें, यहाँ के स्टोर क्या है जो वहाँ वो लाहौर में स्टोर थे। बहुत अच्छी यादें हैं। बड़े प्यारी दोस्तें थी मेरी, इंडियन थी, क्रिश्चियन थी, बंगाली थी, और मैं खुद भी साड़ी पहनती थी इंद्रप्रस्था। और इंडिया गेट का एक दफ़ा हुआ कि चांदनी रात में सब मिलकर वाइट खाना बनाएंगे और वाइट साड़ियाँ पहनेंगे और वाइट सब कुछ वाइट होगा। तो वो फुल मून था और वो वहाँ पर चावल और मीठी मीठी सारी चीज़ें, मीठी भी सफ़ेद खीर बनी हुई है, और दही के कुछ चीज़ें बनी हुई, सब खाना भी वाइट था। और हिस्टोरिकल प्लेसेस तो सारी थी वहाँ, हम अपने नाम भी खोद के आए मैं सब जगहों पे, सफदरगंज और लाल किला। अब मैं चाहती हूँ कि काश मैं वापस जाऊं और अब इस उम्र में जाकर उस ताज को देखूं जो कि मेरे बचपन से मेरे जहन में था, और उस स्कूल को जाकर देखूं जहां मैं पढ़ती थी। Some of them have been able to visit those places and friends again. They cherish those moments and are often overwhelmed. दोस्त की बेटी की शादी थी और फिर मैं इनको साथ लेके वहाँ गया। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਸਾਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਮੁੰਨੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ। और वहाँ सारे शहर में ये धूम थी कि राहत आया है, और बहुत प्यार से, और इतना बस गले मिल मिल के रोए कि ना पूछ। बार बार यही किया कि भाभी हले तो तेरे पैरों की धूल भी नहीं बैठी, असी उड़दी देखी, हो बैठी नहीं, हले उड़दी पई है, और तुसी वापस भी जान लगे। उसके थोड़ी देर बाद मेरे वो दोस्त की वो डेथ हो गई, तो उसकी विदाई होनी थी, रुखसती होनी थी बेटी की। तो उसका चिट्ठी आई कि अंकल अब्बा तो रहे नहीं, आप मेरी विदाई के लिए आओ। तो इतना प्यार था, सदियों से इकट्ठे, इतना प्यार था आपस में, कोई फर्क ही नहीं था। मेरठ में क्या था, हमारे दादा ने स्कूल कायम किया था मुसलमान लड़कियों का। इस वक्त भी मैं उसकी लाइफ मेंबर हूँ, और वहाँ से जो जाने वाली थी प्रिंसिपल ये वो, जब मैं जो 3 दफ़ा गई तो मैंने तिरंगा झंडा भी खोला। चीफ गेस्ट बनाया ना उन्होंने हमको, ड्रामे भी दिखाए स्कूल के लड़कियों में। अब वो डिग्री कॉलेज है, कॉलेज जो है, और मैं ट्विंस हैं हम दोनों। मैं पैदा हुई थी उस वक्त ये स्कूल लड़कियों का मेरे दादा ने कायम किया था। The traumatic time and harsh experience. They have now moved on. They have crossed that line of hatred and have rediscovered each other once again. अब अगर मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं, चाहे वो यहाँ मिलते हैं चाहे और कहीं मिलते हैं। यहाँ भी कई बार मिल जाते हैं तो पुरानी बातें याद करते हैं, फला एरिया से हैं, अपना एरिया से हैं, अपनी भाषा जो हमारी कॉमन है, कल्चर जो हमारा कॉमन था, जो हमारी बातचीत कॉमन थी, वो हम शेयर करते हैं और महसूस करते हैं कि हम क्लोज थे। We have passed through difficult period, लेकिन उसको यह है कि भूल जाना ही बेहतर है।
वी डोंट वांट टू कैरी इट एज अ लोड, क्या बोलते हैं वो, कि अपने बच्चों में भी पास हम कर दें। वो अगर ऐसे करेंगे तो इट इज अ काइंड ऑफ हेट्रेड वी आर स्प्रेडिंग। वक्त जो है बहुत बड़ा मरहम होता है। अब वो जो हमें शुरू में एहसास था वो अब नहीं रहा। आदमी है कितना खराब भी बन जाता है, अच्छा भी बन जाता है। हमें जब पहले वो आदमी खराब भी मिले हैं, एक आदमी अच्छा भी मिला था। क्योंकि हर कम्युनिटी के अंदर अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। उस वक्त ज़्यादा बुरे, अच्छे भी बुरे बन गए थे। लेकिन बेसिकली मेरे ख्याल में सब हम लोग अच्छे हैं, इट इन हार्ट, एवरीबॉडी इज गुड एट हार्ट। Human nature is the same, but it's can be exploited by different people, politicians, or religious connotations, and that is not proper. वक्त था, गुजर गया। हमारे नहीं रहे, वो नहीं रहे, दरमियान में नहीं रहे, ये जो हैं वो भी नहीं रहेंगे, रहेगा उसका नाम। Now there is the couplet about the partition which we feel now, as is in Punjabi. तू जिगरा करके वेख लिया, तू जिगरा करके वेख लिया, मैं तौबा करके वेख लई, तैनू भी चैन आया है, मैनू भी चैन आया। पुछड़ सहेलियां गोरिये दिल की कर लायदा ढोला, पुछड़ सहेलियां गोरिये दिल की कर लायदा ढोला, पहले अखियां फिर आपे दिल मिल जाएगा ढोला, पहले अखियां फिर आपे दिल मिल जाएगा ढोला। निका मोटा बाजरा माही वे मेरा कौन चरे सी ढोला, निका मोटा बाजरा गोरिये तेरा मैं चरे सा ढोला, निका मोटा बाजरा। वगदी रावी माही वे विच दो फुल काले ढोला, वगदी रावी माही वे विच दो फुल काले ढोला, एक फुल मंगिया, एक फुल मंगिया गोरिये सारा बाग हवाले ढोला, एक फुल मंगिया गोरिये सारा बाग हवाले ढोला, निका मोटा बाजरा।